Hello, my dear students of class 12. Today we are going to finish this chapter, that is short run equilibrium output, and in this video we are going to discuss few topics like the second approach of equilibrium output, that is when investment is equals to saving, and also a mechanism of multiplier and few numerical. Hello students, the first topic that we are going to discuss in this video is S and I approach, यानी कि saving and investment approach. To determine the equilibrium GDP or income, two approaches are given in your syllabus. First one is when aggregate demand is equals to aggregate supply, and this topic we have already discussed in the previous video. And in this video we are going to discuss the first topic, that is when saving is equals to investment. बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, है ना। हमें पता है कि वी नो दैट सेविंग एंड इनकम हैव अ पॉजिटिव रिलेशन, है ना। इफ़ द इनकम इज़ इंक्रीज, सेविंग इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड, है ना। तो सेविंग भी इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम एस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, लेकिन अगर इनकम कम होती जाती है ना, लोअर लेवल ऑफ इनकम पर एस नेगेटिव भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, अगर कंजम्पशन ज़्यादा होता है किससे, इनकम से, है ना, तो एस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, यानी कि सेविंग बिकम्स नेगेटिव, तो सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग अ स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन, है ना, कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। देखिए जो मैंने एस फंक्शन यानी सेविंग फंक्शन के बारे में आप लोगों से बात की है, तो ये जो सेविंग फंक्शन है ना, इसको हम स्ट्रेट लाइन सेविंग फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, है ना। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना। देखिए हम लोगों ने जब मैंने टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वी आर ओनली कंसीडरिंग द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हियर इन दिस टॉपिक, है ना। कि पूरे चैप्टर में जब हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट की, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज़ द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड द अदर वन इज़ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस बेटा इन्वेस्टमेंट वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है किससे, इनकम से, यानी कि ऑटोनॉमस इनकम इज सेम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, है ना। सभी लेवल ऑफ इनकम पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कैसी रहती है, हमारी हमेशा हमारी सेम रहती है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ाया था आपको, है ना, कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है ना। और जो इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है। इट मीन्स इट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, है ना। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, है ना। वाई एक्सिस के लिए एक्सिस से पैरेलल होती है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो टॉपिक था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, है ना, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, उसके बारे में बात करते हैं और उसको समझने के लिए टेबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पढ़े थे, है ना। मैंने उसमें बताया था कि एडी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एडी में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है एडी का वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। दूसरा मैंने बताया था आपको कि क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, है ना। पहला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो था वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर था जो सैलरी पे करने के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है ना, जो रेगुलर वर्कों के लिए यूज़ होता है। दूसरा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो डैम, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह जो गवर्नमेंट बनाती है ना, उस पर जो एक्सपेंडिचर करती है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट है ना। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी, है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना, फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो कुल मिला के मैंने ये बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि कंजप्शन का एक पार्ट हो, यानी एडी का एक पार्ट है इन्वेस्टमेंट, यानी कि एडी इज इक्वल्स टू, है ना, एडी बराबर है यहाँ पर किसके, सी के प्लस आई के। तो सी प्लस आई इज इक्वल्स टू ए डी, यानी कि ए डी के अंदर शामिल है क्या, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एस और आई की बात करते हैं, है ना। एस का अप्रोच मैंने ये बताया था कि जब हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करते हैं यानी डिडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर सेविंग मिलती है,
ठीक है। अब यही दो पॉइंटों को लेकर अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे इक्विलिब्रियम जीडीपी को अटेन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, पहले आपको आपके सामने एक टेबल गिवन है जिसमें जीडीपी दे रखी है, यानी कि इनकम दे रखी है ना। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140, है ना। उसके बाद कंजम्पशन दे रखा है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। उसके बाद देखिए सेविंग दे रखी है। सेविंग कैसे निकालिए, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके सेविंग आ जाती है। और इन्वेस्टमेंट जो कि ऑलरेडी किसका पार्ट है, कंजम्पशन का पार्ट है, यानी कि 30 रुपीज़ का अगर ये कंजप्शन है तो ऐसे ही करोड़ में वैल्यू है, तो यानी 30 करोड़ में का अगर कंजप्शन है तो उसमें से 20 करोड़ का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और बाकी 10 करोड़ का हाउस होल्ड का कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कंपैरिजन करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहली सेविंग कितनी है, -30, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 का, ठीक है। दूसरी है सेविंग माइनस की 20 करोड़ और ये है 20 करोड़, है ना, ये भी सेम नहीं है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम चलते जाएंगे और देखेंगे जब इनकम थी यहाँ पर 100 करोड़ की, ठीक है, जब इनकम कितनी थी यहाँ पर 100 करोड़ की, तो 20 करोड़ की सेविंग थी और 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। इसी पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, ठीक है। और इसी पॉइंट पर एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन करेगा और इसी पॉइंट पर डिमांड भी की जाएगी हमारी इकोनॉमी में। एक प्रोड्यूसर जो अपना कंजप्शन अपना जो प्रोडक्शन प्लान करेगा, है ना, वो इसी पॉइंट पर करेगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी है, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट देखिए इस पॉइंट पर क्या है, सेम है ना। तो इतनी ही इस पॉइंट पर क्या होगी, हमारी इनकम होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी का भी हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन देखा था, अब हम देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये देखिए सेविंग का, जैसे कि मैंने बताया था, इसको लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं हम, है ना। और देखिए ग्रीन कलर की जो आपको लाइन दिख रही है सेविंग का कर्व है ना। और पॉजिटिव कर्व कह सकते हैं इसे, पॉजिटिव कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना। दूसरी तरफ आप देखिए ब्लू कलर की, जो स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है ना, जो इस कर्व को हम कहते हैं, ये जो कर्व है ये पैरेलल कर्व है ना। और पैरेलल है ये किसके, एक्स एक्सिस के, स्ट्रेट लाइन है ये कर्व, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है, ठीक है। जब ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को स्ट्रक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर सेविंग कर्व को मैं प्लॉट करता हूँ तो ये इस प्रकार से सेविंग का कर्व प्लॉट होगा, है ना। तो जब मेरी सेविंग यहाँ पर, यानी कि मेरी इनकम जब ज़ीरो थी, है ना, तो मैं कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन करता था, उसकी वजह से मेरी सेविंग आई -10, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 20 जब मेरी इनकम थी तो मेरी सेविंग कितनी थी, फिर मेरी 40 इनकम कितनी थी तो मेरी सेविंग कितनी थी, है ना। जब मेरी 60 इनकम हुई, है ना, तो सेविंग भी 60 हुई। तो इसी प्रकार से इनकम बढ़ती गई और सेविंग भी बढ़ती गई, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की लाइन बनी। दूसरी तरफ एक स्काई ब्लू कलर का आप जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, जो पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के, ठीक है, वो लाइन है आपका इन्वेस्टमेंट का लाइन, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेम रहता है एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, यानी कि 20 है, 20 करोड़ का है, ठीक है। 20 करोड़ जब इनकम थी तभी भी ये इतना था, 40 करोड़ इनकम थी तभी भी इतना था। तो ये हर लेवल ऑफ इनकम के साथ सेम है। तो जब ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को स्ट्रक करते हैं तो वही हमारा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी कि इक्विलिब्रियम इनकम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई पॉइंट पर, ये देखिए ई पॉइंट को हमने बनाया है, जहाँ पर एक दूसरे को स्ट्रक कर रहे हैं उसको हमने ई पॉइंट से डिनोट किया है, और उसके हमने पैरेलल रिप्रेजेंट करा, तो हमें पता चला कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकम थी वो कितने की थी, 100 करोड़ की इनकम थी। तो जो 100 करोड़ है हमारा, वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग कंजम्पशन होगा और इसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी इसी के अकॉर्डिंग की जाएगी हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग, यानी कि 20 करोड़ है, वही ई जीडीपी, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है जीडीपी का, ठीक है। यानी कि जब हमारी 100 करोड़ की इनकम होगी तब इक्विलिब्रियम जीडीपी हमारी यहाँ पर अचीव हो पाएगी, ठीक है। अब इस 20 के ऊपर देखते हैं और 20 के नीचे देखते हैं, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की अगर आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि 20, देखिए यहाँ पर 20 करोड़ यहाँ पर ज़्यादा है, और देखिए इसके कंपैरेटिवली सेविंग कम है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगर हम नीचे देखेंगे तो सेविंग ज़्यादा है हमारी और इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन I इज़ ग्रेटर देन S, है ना, एंड व्हाट हैपन व्हेन
एस इज़ ग्रेटर देन आई, है ना। तो क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सेविंग से या सेविंग ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो ये अब हमारा अगला टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट हैपन इफ़ एस इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अगर एस ज़्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से, तो ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है फॉल इन एक्सपेंडिचर की, है ना। इसका मतलब ये है कि कंजप्शन गिर गया है तभी तो सेविंग इंक्रीज हुई है, ठीक है। Accordingly, aggregate expenditure in the economy would be less what is needed to buy द प्लांट आउटपुट, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया आपको, स्टार्टिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ कि अगर सेविंग ज़्यादा है तो सेविंग ज़्यादा होने का मतलब है फॉल इन एक्सपेंडिचर, है ना। देखिए इनकम का एक पार्ट होता है कंजप्शन और दूसरा पार्ट होता है उसका सेविंग, है ना। अगर सेविंग ज़्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हमारी जो इनकम है वो सेम है लेकिन हमारा जो कंजप्शन है वो फॉल हो गया है ना। कंजप्शन फॉल होने का क्या मतलब है, कंजप्शन फॉल होने का ये मतलब है कि जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ना, जितना हमने प्लान किया था सप्लाई, जान मतलब ये है कि प्रोड्यूसर ने जितना प्रोडक्शन प्लान किया था उतना एक्सपेंडिचर कंजप्शन से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं है क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है यानी कि डिमांड कम है ना, और सप्लाई ज़्यादा है। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर के पास अनडिज़ायर्ड स्टॉक बच जाता है ना। सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, है ना। कुछ आउटपुट जो है होता है प्रोड्यूसर का वो क्या हो जाता है, अनसोल्ड रह जाता है ना। देन प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक। तो प्रोड्यूसर के पास क्या हो जाता है, अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाता है भाई। जब हमने मान के चलिए कि सप्लाई की थी 100 करोड़ की सप्लाई का हमने प्लानिंग की थी, लेकिन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि एग्रीगेट डिमांड कितने का हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो रहा है 80 करोड़ का। तो इसका मतलब कि 20 करोड़ का अनडिजायर्ड स्टॉक हमारे पास बच रहा है, हमारे पास मतलब प्रोड्यूसर के पास बच रहा है ना। तो अब होगा क्या कि प्रोड्यूसर अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए क्या करेगा, जब प्रोड्यूसर क्या करेगा, द प्रोड्यूसर विल नाउ प्लान लेसर आउटपुट। नेक्स्ट टाइम जब प्रोड्यूसर स्टॉक की प्लानिंग करेगा कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है तो अगली बार वो प्रोडक्शन कम करेगा क्योंकि पिछले ईयर का तो प्रोडक्शन उसके पास ऑलरेडी स्टॉक उसके पास बचा हुआ है ना। एंड लेसर आउटपुट मीन्स लेसर इनकम, और अगर आउटपुट कम है ना, तो इसका मतलब इनकम भी कम होगी। एंड लेसर इनकम वुड मीन लेसर सेविंग, और इनकम के कम होने से क्या हो जाएगी, सेविंग कम होती जाएगी, है ना। तो सेविंग कम होते 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 किसके बराबर हो जाएगी, जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाती ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं, है ना, प्रोड्यूसर प्लान करता है न्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है। What happen if S is lower than I? It means that if इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कंजम्पशन कम हुआ है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंजम्पशन कम होने का क्या मतलब है कि फॉल इन कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय द प्लांट आउटपुट, है ना। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हायर एडी देन हायर एएस देन एएस, सॉरी। देखिए हमने पिछली सिचुएशन में बात किया था जिसमें सेविंग ज़्यादा थी और इन्वेस्टमेंट कम थी। तो जब सेविंग ज़्यादा थी और इन्वेस्टमेंट कम थी, ये वो सिचुएशन थी जहाँ पर सप्लाई हमारी ज़्यादा थी यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी। उसके उलट जब इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा होती है तो ये वो सिचुएशन होती है कि हमारी डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन हम सप्लाई कम की करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर को क्या होता है कि प्रोड्यूसर को लॉस होता है क्योंकि वो अनफुलफिल्ड डिमांड उनकी वो पूरी नहीं कर पाते हमारी इकोनॉमी की। देखिए मान के चलिए कि जैसे एग्रीगेट सप्लाई प्लान किया था प्रोड्यूसर ने कितना, 100 यूनिट्स का है। 100 यूनिट का मतलब ये समझिए 100 करोड़ यूनिट का, ठीक है। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड हुआ है ना वो कितना हुआ आपका, 110 करोड़ यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेस डिमांड थी उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए प्रोड्यूसर, है ना। तो लॉस हुआ अनफुलफिल्ड डिमांड का, है ना। दिस विल प्रॉम्प्ट द प्रोड्यूसर टू प्लान हायर आउटपुट। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, क्या कहते हैं, अनडिज़ायर डिमांड को पूरा करने के लिए, अनफुलफिल्ड डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर क्या कहते हैं, प्लान करेगा हायर आउटपुट को, है ना। और अगर हायर आउटपुट होगा तो इनकम भी बढ़ जाएगी, है ना, और इनकम के बढ़ने से सेविंग भी बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोबारा से बराबर नहीं हो जाते, है ना। तो इस प्रकार से जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो
इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होता है ना, तो सेविंग को रिस्टोर करा जाता है, सेविंग को बढ़ाया जाता है। कैसे? इनकम को बढ़ाकर। मैंने क्या आपको बताया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। तो हमें इसमें बेसिकली करना क्या होता है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बराबर लाने के लिए इनकम को बढ़ाना होता है। और इनकम को हम बढ़ाते हैं कैसे? प्रोडक्शन एक्स्ट्रा प्लान करके। ठीक है, प्रोडक्शन जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन प्लान करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकम बढ़ जाती है हमारी इकोनॉमी में, है ना। और जब इनकम बढ़ जाती है तो सेविंग भी बढ़ जाती है। और ये हम तब तक करते हैं जब तक सेविंग किसके बराबर नहीं हो जाती, इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं हो जाती, है ना। तो इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड इक्विलिब्रियम एस एंड इक्विलिब्रियम आई। ठीक है, एस और आई फाइंड आउट करने हैं। जब इनकम कितनी तरह की, व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 4400, एम पी सी इज गिवन 0.75 एंड सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन इज गिवन 100 का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखिए, मुझे अल्टीमेटली एस और आई फाइंड करने हैं। एस और आई मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर मैं सेविंग फाइंड कर लेता हूँ तो वही इन्वेस्टमेंट भी होगा मेरा। तो मुझे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, सेविंग फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले कंजप्शन पता करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, कंजप्शन इक्वेशन होती है यानी कंजप्शन फंक्शन होता है, और दूसरी सेविंग फंक्शन यानी सेविंग की इक्वेशन होती है। तो पहले मैं यहाँ पर कंजप्शन फाइंड करूँगा, फिर फाइंड करूँगा सेविंग। तो कंजप्शन मैं कैसे फाइंड करूँगा, कंजप्शन इक्वेशन लगा के। कंजप्शन इक्वेशन क्या है मेरी, सी बार प्लस एम पी सी इंटू इनकम। ठीक है, सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन 100 था, एम पी सी 0.75 था और इनकम थी 4400। इसको सॉल्व करके कंजप्शन मैंने निकाल लिया 3400। अब मुझे निकालना है क्या, अब मुझे निकालना है सेविंग। सेविंग निकालने के लिए मुझे एम पी एस पता होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों प्रीवियस चैप्टर में एक्चुअली, कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, 1। तो मैंने 1 में से अगर एम पी सी को माइनस कर दिया तो 0.25 मेरा क्या आ गया, एम पी एस आ गया। ठीक है, अब मैं सेविंग फंक्शन को यूज़ करूँगा डायरेक्टली। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस माइनस का एस बार है या फिर माइनस का सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन माइनस में, प्लस वाई इंटू 1 - बी का बेसिकली मतलब एम पी एस ही होता है ना। तो यहाँ पर मैंने देखिए ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना था, 100। तो जो ऑटोनॉमस कंजप्शन 100 होगा तो सेविंग कितनी होगी, -100। तो मैंने -100 पुट कर दिया। 0.25 बेटा क्या था मेरा, एम पी एस था। ठीक है, और 4400 की थी क्या, इनकम। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो सेविंग कितनी आ गई मेरी, 1000 की आ गई। कंजप्शन मेरा कितना आ गया, 3400 का आ गया, है ना। सेविंग में से देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा कि कंजप्शन निकाल ली और सेविंग निकाल ली, दोनों चीज़ें मैंने अब यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं, है ना। तो सीधी सी बात है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि 3400 में से मैंने 4400 को माइनस करा तो मेरी सेविंग कितनी आ गई, 1000 की आ गई। या फिर मैं सेविंग फंक्शन के भी थ्रू मैंने सेविंग निकाल ली थी 1000 की। तो यहाँ पर मेरी 1000 की सेविंग हुई, तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा कितने का होगा, 1000 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, है ना, इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए पिछले टॉपिक में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर कि ए एस यानी कि वाई और ए डी माने कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि सी प्लस आई, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा। देखिए ये पर्पल वाली जो लाइन है वो वाई यानी ए एस की है, और ग्रीन वाली लाइन जो है ए डी की है। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा पॉइंट ए पर। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था जी डी पी का। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आप थोड़ा सा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाए अगर, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया तो इन्वेस्टमेंट अब बढ़ के इंक्रीज़ हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एडी का एक कंपोनेंट है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाता है तो एडी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जब एडी इंक्रीज़ हो जाएगी तो एडी की जो न्यू लाइन है देखिए वो स्काई ब्लू कलर की दूसरी ड्रॉ होगी, है ना। आई के इंक्रीज़ होने की वजह से, है ना, न्यू लाइन जो ड्रॉ होगी वो AD1 होगी। देखिए सी तो था ही प्लस आई भी था। अब एडिशनल चेंज इन आई का क्या मतलब है यहाँ पर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ हो गया तो उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो दूसरा कर्व बनाना पड़ेगा मुझे एडी का, जो कि AD1 कहलाएगा। और AD1 नया कर्व बनने की वजह से
जो इंटरसेक्ट है ना, वाई यानी कि ए एस और ए डी का, वो भी चेंज हो जाएगा। अब दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ए से शिफ्ट होके कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, और उसकी वजह से इनकम भी बढ़ जाएगी, है ना। तो अब हमको यही पढ़ना है कि जो शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम, है ना, ए से बी की तरफ, है ना, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा हमारी जीडीपी पर। ठीक है, यही हमें हमारा अगला टॉपिक। बात करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसके मल्टीपल इफेक्ट होंगे। क्या मल्टीपल इफेक्ट होंगे, इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। ओनिंग टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, मैंने बताया था आपको लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगी। तो कंपेयर टू इट द साइज ऑफ द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट था उसकी वजह से एडिशनल क्या भी हो जाएगी, इनकम भी हो जाएगी, है ना। तो एडिशनल इनकम की होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है या इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़ रही है ना। कुल मिला के बात ये है कि अगर हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो यहाँ पर ये होगा कि एडिशनल इनकम होने की वजह से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से एडिशनल इनकम भी होगी। अच्छा, इनकम का जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो कंजप्शन पे भी होता है, ये आपको पता है कि अगर हमारी इनकम, मान के चलिए पहले इनकम थी मेरी 100 करोड़ की, अब वो 100 करोड़ से बढ़कर इनकम हो गई हमारी इकनॉमी की 120 करोड़ की। तो 120 करोड़ तक की हो गई, यानी कि 20 करोड़ रुपीज़ से हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई। तो 20 करोड़ रुपीज़ की इनकम बढ़ने की वजह से कंजप्शन भी बढ़ेगा हमारा और सेविंग पे भी उसका इफ़ेक्ट होगा। तो यही हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से जो एडिशन इनकम होती है उसका कंजप्शन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो इसको मैं कहता हूँ मल्टीपल इफ़ेक्ट। मल्टीपल इफ़ेक्ट इसलिए कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट से एडिशनल इनकम भी जनरेट होगी और कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगा, इसलिए ये मल्टीपल इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो जितना मल्टीपल होगी इनकम उसकी वजह से कंजप्शन भी मल्टीपल होगा, है ना। तो इसी को हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। वी हैव सीन हाउ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉज द एडिशनल आउटपुट इन द इकोनॉमी। आपको पता है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने की वजह से इनकम भी एडिशनल होगी, है ना, तो आउटपुट भी बढ़ा हमारे इकोनॉमी में, है ना। वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन द आउटपुट द और ऑब्लिक इंक्रीज इन द इनकम, है ना, इज़ मैनी मोर टाइम देन दैट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपको पता है कि जो इनकम या फिर आउटपुट इंक्रीज़ होगा वो इन्वेस्टमेंट से काफ़ी गुना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज़ इन आउटपुट और इनकम इज़ ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और द आउटपुट मल्टीप्लायर, है ना। इट इज़ अ रेशियो, इट इज़ मेजर एट द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर देखिए दो बात फैक्ट हैं। पहली चीज़, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी यानी कि आउटपुट बढ़ेगा, तो एडिशनल इनकम यानी कि एडिशनल आउटपुट बढ़ेगा, ये बात फैक्ट है। ठीक है, लेकिन अब जो रिलेशनशिप है यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट का और एडिशनल इनकम का, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। और उससे एक बात सामने आती है क्या, कि इनकम ज़्यादा बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से। कितना गुना ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कितना टाइम्स इनकम बढ़ती है, वही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है बच्चों। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सबसे पहली चीज़ ये रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप है या किसका रेशियो है, ये इनकम का रेशियो है, इंक्रीज इन इनकम का है और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का है ना। और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से कितने गुना इनकम बढ़ती है, कितना टाइम इनकम बढ़ती है ना, वही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बच्चों फॉर्मूला क्या हुआ, मैंने क्या बताया था। ये सबसे पहले एक रेशियो है, किसका रेशियो है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। का मतलब कि ये है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कितना टाइम्स इनकम बढ़ती है वो हमें किससे पता चलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। आइए इसको न्यूमेरिकली हम लोग समझते हैं कि मान के चलिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 15 करोड़, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है कितने से, 15 करोड़ से, है ना। और उसका प्रभाव ये होता है कि उसकी वजह से इनकम इंक्रीज बाय 60 करोड़, इनकम कितना बढ़ जाती है, 60 करोड़ बढ़ जाती है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन इनकम इज़ 4 टाइम्स दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कैसे
कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट अब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्ट यानी 60 अपॉन 15 यानी 4। इसका मतलब ये है कि 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और ये 4 टाइम जो मैंने निकाला, इसी 4 टाइम को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस मल्टीप्लायर शब्द को के से डिनोट करते हैं हम, तो के बराबर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन वाई मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 15 करोड़ से अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है ना, तो इनकम कितनी हो जाएगी, में तो इनकम उससे कितनी बढ़ेगी, 60 करोड़ की बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से हम क्या पता करते हैं कि 15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बढ़ने से 4 गुना इनकम हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ये रिलेशनशिप है किसके बीच का, इन्वेस्टमेंट के बीच का और इनकम के बीच का, ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट आपके माइंड में एक डाउट ज़रूर क्रिएट हो रहा होगा, सर 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम 60 करोड़ की कैसे हमारी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हमने जो क्रेडिट मल्टीप्लायर इस क्वेश्चन में, इस इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल में 4 टाइम्स निकाला है, ये कैसे सर हो गया कि इतना इनकम के 15 करोड़ बढ़ने से इनकम हमारी 60 करोड़ रुपीज़ की इंक्रीज़ हो गई। तो इसको हम मैकेनिज़्म होता है ना, उस मैकेनिज़्म को अब हम पढ़ेंगे आगे। मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज़्म होता है उसको अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है पहले, है ना, कि कैसे ये हुआ, कैसे इंक्रीज़ हुआ ये, ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे हुआ ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम भी इंक्रीज़ होती है और उसके मल्टीपल इफेक्ट हैं, यानी कि इनकम भी बढ़ेगी और कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो अभी हमने देखा रिलेशनशिप किसके बीच में, चेंज इन इनकम के बीच में और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच में। अब मैं वही देखूंगा कि जो हमने वहाँ से चेंज इन इनकम और इन्वेस्टमेंट निकाला, यानी कि मल्टीप्लायर यानी कि के निकाला था, उस मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। मैं एमपीसी में आपको दोबारा बता देता हूँ, है ना। इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। इसका मतलब होता है कि चेंज इन इनकम यानी कि इनकम के इंक्रीज होने की वजह से कंजप्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इंक्रीज इन कंजप्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी एक रेशियो होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। इसका मतलब है कि इनकम कितनी बढ़ने की वजह से कंजप्शन कितना बढ़ रहा है, उस रिलेशनशिप को, उस रेशियो को हम एमपीसी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ के और एमपीसी का अगर मैं रिलेशनशिप देखूं तो इनका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए एमपीसी अगर क्वेश्चन में मेंशन है 0.5, है ना, तो क्रेडिट मल्टी यानी कि हमारा जो मल्टीप्लायर है वो कितना होगा। देखिए इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 0.5 मैंने पुट करा तो 1 अपॉन 0.5 यानी कि 2 आ गया। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि अगर एमपीसी 0.5 रहा होगा तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो कितना होगा, 2 गुना होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा, ठीक है। एंड इफ़ एमपीसी 0.8, अब मान के चलिए मैं एमपीसी को 0.5 से 0.8 कर देता हूँ, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा मेरा, क्रेडिट मल्टीप्लायर यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मेरा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इंक्रीज इन एमपीसी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि अगर एमपीसी इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज हो रहा है, इसको अब ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए ऐसा है, मान के चलिए एमपीसी हमारी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है हमारी, जैसे सबसे पहला कॉलम है इसमें कि अगर मेरी इनकम 100 करोड़ से 110 करोड़ हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है एमपीसी मेरा 0.5, ठीक है। अब 0.5 अगर एमपीसी मेरा कितना हो गया, 0.8 होती है, तो इसका मतलब ये है, इसके बगल में देखिए कॉलम है चेंज इन इनकम का कंजप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए मैंने बताया था इनकम का एक पार्ट होता है कंजप्शन, कितना है 200 है ना। तो अगर इसका मतलब ये है कि इनकम है ना, तो उससे कंजप्शन भी ज़्यादा, 100 करोड़ का कंजप्शन भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। अगर जो आपकी रेट बढ़ जाती है है वो किसका मतलब ये है कि जो इनकम है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है किसमें, कंजप्शन में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.5 से 0.8 का क्या मतलब है कि पहले राउंड में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है कितने से, 100 करोड़ है ना, ठीक है। और उसी की वजह से इंक्रीज होने से उतना ही पैसा आ जाता है हमारे पास, वो भी इनकम आ जाती है हमारे पास। 2 गुना से कितना होगा, 2 टाइम्स चेंज इन इनकम, यानी कि 100 करोड़ की हमारी इनकम हो गई, ठीक है। अब उस मैंने आपको बताया था कि
मान के चलिए जितनी हमारी इनकम होती है, इनकम का एक पार्ट क्या भी होता है, कंजप्शन भी होता है, और दूसरा पार्ट सेविंग होता है ऑफ कोर्स, है ना। तो मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में, मतलब कि ये जो हम पूरा प्रोसीजर आपके सामने एनालाइज कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसीजर में MPC 0.5 दे रखा है। 0.5 का मतलब ये है कि जितनी इनकम बढ़ेगी उसका 0.5 यानी कि उसका आधा हिस्सा कंजप्शन होगा और बाकी का आधा सेविंग होगा। तो अगर 100 करोड़ की इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब MPC 0.5 है, तो इसका 50% यानी कि 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपीज़ का क्या हो गया, कंजप्शन हो गया, और बाकी के बचा 50 का क्या हो गया, 50 करोड़ का क्या हो गया, सेविंग हो गई। अब जब 50 करोड़ की सेविंग हो गई तो वही 50 करोड़ की सेविंग को हम किस में यूज़ करेंगे, एज अ इनकम यूज़ करेंगे। तो फिर से आ जाओ सेकंड राउंड में, आप 50 करोड़ की फिर से आ गई आपके पास इनकम, उस 50 करोड़ की इनकम का फिर 0.5 यानी कि 50% क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, यानी कि 50 करोड़ का आधा 25 करोड़ का क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बाकी का बचा 25 करोड़ का क्या मतलब है, इनकम का बाकी हिस्सा क्या होता है, सेविंग। तो 50 में से 25 माइनस किया तो 25 की क्या बच गई, सेविंग बच गई। फिर वही सेविंग थर्ड राउंड में किसका काम करने लगी, किसकी जगह काम आएगी, आपकी एज अ इनकम काम आई। फिर इनकम कितनी थी, 25 की थी। अगर 25 करोड़ की इनकम थी तो MPC 0.5 है, तो 25 करोड़ का आधा यानी कि 12.50 करोड़ यानी कि 12.5 करोड़ का क्या हो गया, मेरा कंजप्शन हो गया। 25 करोड़ की इनकम में से 12.5 करोड़ का अगर मेरा कंजप्शन होता है तो 12.5 करोड़ की मेरी सेविंग भी होगी, यानी कि 12.50 करोड़ की मेरी क्या हो गई, सेविंग हो गई। यही जो सेविंग थी, फिर फोर्थ राउंड में फिर से उसी ने किसका काम किया, सेविंग ने काम किया मेरा किसका, इनकम का। फिर इनकम मेरी फिर से कितनी इंक्रीज़ हो गई, 12.50 करोड़ इंक्रीज़ हो गई। अब 12.50% जब मेरी करोड़ की जब मेरी इनकम फिर से इंक्रीज़ हो गई तो उसका आधा यानी कि 6.25 करोड़ का मैंने क्या कर दिया, कंजप्शन कर दिया, और उसका आधा सेविंग कर दिया। फिर वही 6.25 इनकम की हो गई, फिर उसका आधा सेव। तो यही प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक पूरा हमारी जो सेविंग है वो ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे ये 10 राउंड तक चलता जाएगा, यानी कि, है ना। 10 राउंड तक चलने का मतलब ये है कि 10 टाइम इंक्रीज़ होना, यानी कि दुगना इंक्रीज़ हो रहा है वो, ठीक है। तो 10 टाइम देखिए यहाँ पर कि 10 राउंड चला, 10 राउंड चलाने के बाद टोटल मेरी जो इनकम थी वो कितनी हो गई, सारे राउंड की मैंने कैलकुलेट करी तो 200 करोड़ की मेरी इनकम हुई, है ना। 200 करोड़ में से आधा मेरा यानी कि कंजप्शन कितना हुआ, 100 करोड़ का कंजप्शन हुआ, और 100 करोड़ की मेरी क्या हुई, सेविंग हुई, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम कितने की हो गई, 200 करोड़ की हो गई, यानी कि जो क्रेडिट यहाँ पर जो मल्टीप्लायर था वो कितना था, 2 टाइम्स था, है ना। जो मल्टीप्लायर यानी कि के की वैल्यू आएगी वो इसमें कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। सो इस प्रकार से ये मैकेनिज़्म वर्क करता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से अगर इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो जो भी क्रेडिट जो भी हमारा के है, मल्टीप्लायर है ना, अगर मल्टीप्लायर 2 था, है ना, तो इनकम हमारी अगर तो इनकम हो जाएगी हमारी सीधे सीधे इंक्रीज 200 करोड़ से। देखिए अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रहा है कितने, 100 करोड़ से, ठीक है। तो और के की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, और MPC अगर 0.5 है, ठीक है, तो क्या है कि मेरा जो इनकम है वो 200 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, है ना। मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ गई। इसका बैकवर्ड एक्शन भी हो सकता है। बैकवर्ड एक्शन ये होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाता है, और जब इंक्रीज़ होने की वजह से डिक्रीज़ हो जाता है, तो जब डिक्रीज़ होता है इन्वेस्टमेंट तो इनकम भी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन। और देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल भी गिवन है। न्यूमेरिकल वही है जो भी हमने अभी किया था एज एन एग्जाम्पल। इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ से इंक्रीज़ हो रहा है और MPC 0.5 है ना, क्रेडिट जो है मल्टीप्लायर जो है वो 2 टाइम्स है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इनकम कितनी बढ़ेगी, 200 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और के 2 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप सेम क्वेश्चन लो कि ऑन द अदर हैंड, है ना, कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए से डिक्रीज़ हो रहा है ना, और MPC कितनी है, 0.5 है ना, और इनकम 2 टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है,
तो इसका मतलब ये है कि इनकम अगर इनकम कितने कितने टाइम डिक्रीज़ हो रही है, 2 टाइम डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रहा था 100 करोड़ से, ठीक है, तो इनकम 200 करोड़ से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो इनकम इंक्रीज़ होती है ना, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन, है ना। और इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है तो उसकी वजह से इनकम भी कम होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है।